छात्र मित्रों, अभी हम सरोज स्मृति कविता के संबंध में, जो एक लंबी कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से लिखित शोक गीत है। पिछले वीडियो में हमने उसके संबंध में थोड़ा सा परिचय प्राप्त किया है। तो उसकी आगे की कड़ी हम अभी इस वीडियो में देखेंगे। आइए सरोज स्मृति कविता के संबंध में जानेंगे। जब सरोजी उसके विवाह का समय निकट आया और वह वर की तलाश शुरू हुई तो निराला का विद्रोही व्यक्तित्व प्राचीन रूढ़ी और परंपराओं को तोड़ने के लिए व्यग्र उठा। नियमों का बंधन तोड़कर नवीन पद्धति से उन्होंने एक साहित्य विचारों वाले युवक से सरोज का विवाह किया। मतलब इस कविता में उनकी अपनी बेटी सरोज जो है उसका जन्म, विवाह और मृत्यु तक की जो घटना इस सरोज स्मृति कविता में चित्रित है। स्वयं तो यहाँ सरोज जो उनकी बेटी है, बेटी का विवाह किया जाता है। विवाह करते समय वह किस प्रकार का आचरण करते हैं और इस विवाह के लिए अपने जो बंधु बांधव नहीं आ पाते हैं तो उसका विरोध करते हुए स्वयं अपनी जो बेटी की जो शादी जो है, शादी की रस्म वे निभाते हैं। उसका यहाँ पर इस कविता के माध्यम से उल्लेख किया जाता है। तो वे क्या करते हैं, स्वयं लग्न के मंत्र पढ़े, दहेज देकर मूर्ख नहीं बने, शकुंतला की पुत्री को विदा किया। शकुंतला मतलब उनकी जो अपनी पत्नी जो है, सो उनकी पुत्री जो है, कुछ दिन बाद इसी पुत्री की जीवन यात्रा समाप्त हो जाती है। शादी करने के बाद तो उनकी अपनी प्रिय बेटी जो है, बेटी का निधन हो जाता है। निराला की सरोज स्मृति कविता का करुणा, व्यंग्य तथा दिव्य सौंदर्य का एक गीत है। सरोज स्मृति केवल कवि के दुख, वेदना और क्षोभ की ही कविता नहीं, वरन इसमें कवि ने अपने व्यक्तिगत जीवन की अभिव्यक्ति व संघर्षों और विद्रोही को वाणी देकर इसे अधिक सफल बनाते हैं। कवि निराला आम आदमी की तरह अपने दुख की अभिव्यक्ति ना करके अपने को अटूट बनाए हुए अपने दुख व वेदना की अभिव्यक्ति को उदात्त रूप से शोक गीत लिखकर अपनी पुत्री सरोज का वर्णन करते हैं। यह शोक गीत निराला के मन में एक सफल अभिव्यक्ति कही जा सकती है। पूरी कविता में वेदना और शोक की सफल व्यंजना है। वेदना और शोक की सफल व्यंजना है। कवि पिता अपनी पुत्री सरोज के जीवन के संबंधित एक एक घटना का स्मरण करता है। यहाँ पर कवि निराला जिसके पिता बनकर अपनी जो बेटी जो है सरोज के संबंधित जीवन की घटना का स्मरण, एक एक घटना का स्मरण करते हैं और उसके हृदय से दारुण वेदना उठती है। पुत्री के प्रति पिता का दायित्व पूर्ण रूप से निर्वाह ना कर पाने की कसक भी कवि को सालती है। मतलब वह पुत्री के प्रति पिता का क्या निर्वाह या जिम्मेदारी होनी चाहिए, वह जिम्मेदारी वह ठीक तरह से नहीं निभाते। इसीलिए उनके मन में इस तरह की भी वेदना, इसके प्रति भी एक तरह की वेदना होती है। इसमें कवि समाज की अनेक विसंगतियों का भी पर्दाफाश करते हैं। मतलब इस कविता में अपनी पुत्री सरोज की असामयिक मृत्यु ने निराला के पूरे व्यक्तित्व को हिलाकर रख दिया था। जीवन के संघर्षों से कभी भी निराश न होने वाले कवि का
सारा भाव जगत इस कविता में जैसे करुणा के दायरे में आकर सिमट गया लगता है। उनके दुख की अनुभूति यथार्थ के धरातल पर खड़ी होकर जीवन संघर्षों का साकार रूप प्रस्तुत करती है। इस पर कवि मलेज कहते हैं, मतलब सरोज स्मृति पर, और एक जो विशिष्ट प्रसिद्ध हिंदी के कवि जो हैं मलेज कहते हैं, सरोज स्मृति में पहली बार दुख एक सौंदर्यानुभूति के स्तर से लगकर कठोर वास्तविकता के रूप में व्यक्त होता है। और इस दुख के बखान में कवि का कंठ किसी अंतः संगीत से नहीं, बाह्य विषमताओं के बोध से फटा फटासा हो गया है। यहाँ दुख का उसके निपट नंगेपन में साक्षात्कार है। उसे बुलावा देने या मधुर मधुर बनाने की चेष्टा इस कविता में नहीं है। सरोज स्मृति दुख को लेकर उड़ने या उसमें खोने के लिए नहीं, बल्कि दुख को याद करने, उससे भीतरी भीतर मर्माहत होने और बीच बीच में बाहर कभी व्यंग्य विद्रोह में तो कभी आत्माधिकार में चीख पड़ने के लिए है। कविता का आरंभ सरोज की मृत्यु पर उसकी स्मृति से होता है। कविता का आरंभ सरोज की मृत्यु पर उसकी स्मृति से होता है। कविता दुख की परछाई से परे है और कवि ने इसमें काव्योचित भव्यता के लिए एक रूपक बांधा है। यह दुख के परे जीवन सत्य का दर्शन उपस्थित करता है। इसमें करुणा का उत्ताप नहीं है, बल्कि एक शांत और गंभीर चिंतन का स्वर है। कविता में कवि निराला अपनी पुत्री की असमय मृत्यु को अमरतत्व देते हैं। वे सरोज की मृत्यु बीमारी और समुचित चिकित्सा के कारण होना ना मानकर यह मानते हैं कि उसके जीवन के 18 अध्याय पूरे हो चुके थे। क्योंकि उनकी मृत्यु 18 वर्ष में होती है, तो इसको ये 18 अध्याय का एक जिसकी ग्रंथ के रूप में या जीवन का 18 अध्याय कवि मानते हैं। सरोज का मरण जीवन के शाश्वत विराम की ओर जाने की यात्रा है, क्योंकि उसने अपने जीवन के 18 वर्ष जो गीता के 18 अध्याय के समान है, जिसे उसने पूर्ण कर लिया। उसके बाद तो नाम रूप का त्याग कर अमर शाश्वत विराम प्राप्त करना ही शेष रहता है। उसे वे मरना ना मानकर, उसे मतलब सरोज जो है, उसे वे मरना ना मानकर सरोज का ज्योतिर्गमन मानते हैं। सरोज का ज्योतिर्गमन मानते हैं। निराला ने अपने गहन दार्शनिक विचारों से कविता में महाकाव्योचित औदात्य की गरिमा को अभिव्यक्ति प्रदान की। कवि निराला यह भी कहते हैं कि उन्होंने जीवन भर साहित्य की सेवा कर ज्योतिस्मरणा के चरणों में बैठकर अशब्द अधरों की भाषा को सुनने समझने की आभा प्राप्त की है। इसलिए वे सरोज के मन की बात जान गए। जीवन के यथार्थ पथ पर अपनी सहचरी का साथ वे बहुत पहले ही खो चुके थे, मतलब उनकी पत्नी पहले ही मर चुकी थी। इसीलिए सरोज परलोक के कठिन मार्ग में उनकी सहायक बनने के लिए ही उनसे पहले स्वर्ग चली गई। मतलब कवि के पहले ही कवि की बेटी वह स्वर्ग चली गई। जब पिता अक्षम होकर मृत्यु के इस मार्ग को पार करेंगे तो उन्हें दिव्य सहारा प्रदान कर अंधकार से भरा हुआ दुस्तर
भवसागर पार करा सके। निराला के मन में यह पीड़ा भी थी कि अपनी पुत्री सरोज के जीवन के लिए कुछ भी ना कर सके। मतलब अपनी पुत्री के जीवन में जिस तरह का पिता जो है, पिता की जिम्मेदारी जो होती है वह ठीक तरह से नहीं निभा पाते हैं, तो उसका कवि के मन में दुख भी होता है। वे सरोज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे पुत्री सरोजा, मैं व्यर्थ ही तुम्हारा पिता बना। हे पुत्री, अपनी पुत्री से संबोधित करते हुए कहते हैं कवि कि मैं व्यर्थ ही तुम्हारा पिता बना, कारण कि मैं कभी भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। यद्यपि धन उपार्जित करने के सभी उपाय मालूम थे, पर मैं उन उपायों को औजार के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सका, क्योंकि ऐसे धन कमाने के रास्ते में अनेक बुराइयां थी। इसलिए स्वार्थ सिद्धि के संग्राम में मैं हमेशा हारता रहा हूँ। उनकी यही पीड़ा सरोज स्मृति में इन शब्दों में व्यक्त होती है। मतलब वे जीवन में असफल होते हैं, असफल होने का संकेत इन पंक्तियों में कवि व्यक्त करते हैं। धन्य मैं पिता निरर्थक था, धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। जाना तो था अर्थागम उपयो, अर्थागमोपाय, पर रहा सदा संकुचित काय। लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर। इसी तरह अस्तु मैं उपार्जन को अक्षम कर न सका, पोषण उत्तम कहकर सरोज स्मृति में निराला ने अपनी आर्थिक विपन्नता की ओर भी संकेत किया है। मतलब वे इनकी जिंदगी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि जो है, कवि की जिंदगी बहुत सी आर्थिक विपन्नताओं से भरी हुई होती है, उसका संकेत यहाँ पर इस पंक्ति में व्यक्त करते हैं कवि निराला। कवि ने जीवन भर संघर्ष का डटकर मुकाबला किया। इस कविता में इस बात का स्पष्ट निदर्शन है कि निराला का जीवन विसंगतियों, विडंबनाओं, उपेक्षाओं से भरा हुआ था। गद्य पद्य में समाभ्यस्त होने के बावजूद निराला को साहित्यिक जीवन में आलोचक वर्ग के शरक्षेप का शिकार होना पड़ा। मतलब वे समर्थ रहते हैं, साहित्य के समर्थ जो कवि साहित्यकार होते हुए भी उनका आलोचन किया जाता है। संपादक गण उनकी रचनाओं को बिना पढ़े ही वापस लौटा देते थे। कविता में इस कटु सत्य को बड़ी स्पष्टता के साथ उद्घाटित किया है। मतलब इस तरह के जो अपने साहित्यिक क्षेत्र में जिस तरह की दुर्दिनों को देखना पड़ता है, उनका भी वे अपनी इस कविता में उल्लेख करते हैं। सरोज स्मृति में कवि पुत्री मृत्यु, शोक और वेदना को तो अभिव्यक्ति देने के साथ, मतलब पुत्री की मृत्यु और उससे जो शोक उत्पन्न होता है उसको वे अभिव्यक्ति देते हैं, उसके साथ साथ व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं को भी अभिव्यक्ति देते हैं। व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं को भी वे चित्रित करते हैं। वे अपने पत्नी के निधन से लेकर सरोज की मृत्यु तक के जीवन का विवरण प्रस्तुत करते हैं। कवि की पत्नी की मृत्यु के पश्चात सरोज व उसके भाई का लालन पालन नानी के घर में हुआ। कवि के पुनर्विवाह के संबंध में परिजनों का दृष्टिकोण के कारण पुनर्विवाह के प्रस्तुत को ठुकराते हैं। अपनी पुत्री सरोज का विवाह किन परिस्थितियों में करते हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन के पहलू
उनकी इस कविता को पढ़ने से स्पष्ट हो जाते हैं। इन प्रसंगों से निराला के व्यक्तिगत जीवन के संघर्ष और विरोधपूर्ण रूप में अभिव्यक्ति पाते हैं। कवि अपनी उपेक्षा से निराश होकर भी हार नहीं मानते। उपेक्षा माने सब क्षेत्र में उनकी उपेक्षा की जाती है, तो इतना होने पर भी वे कभी हार नहीं मानते। कवि निराला सरोज स्मृति में अपनी पुत्री सरोज के जन्म से लेकर मृत्यु तक का घटनाक्रम प्रस्तुत करते हैं। सरोज सिर्फ 1.25 साल की चपल बालिका थी और अपनी कोमलता और चपलता में माँ की हम शक्ल थी, और उसकी माँ अपना जीवन यात्रा पूरा कर चली गई। मातृहीन सरोज नानी के घर में पली। वही बाल्यकाल के सारे विनोद कौतुक करती रहे। कवि को वो दिन याद आते हैं जब कभी दूर स्थित प्रवास से चलकर करीब 2 वर्ष बाद उसे देखने के लिए अपने ससुराल जाते हैं। उसे मतलब सरोज को देखने के लिए, अपनी बेटी, प्रिय बेटी सरोज को देखने के लिए वह अपने घर जाते हैं। वहाँ वे जब फाटक के बाहर आंगन में मोड़े पर बैठे थे, उनके हाथ में उनकी जन्म कुंडली थी जिसमें 2 विवाह लिखे थे। पुत्री को देखकर पिता के मन में अपने भाग्य अंक खंडित करने की चाह जागी। प्रियजनों और आत्मीय जनों के द्वारा दूसरा विवाह करने के प्रस्ताव को स्वयं को मांगलिक कहकर टालते रहे। स्वयं की कुंडली को अपनी पुत्री को खेलने के लिए देते हैं। बालिका सरोज कुंडली को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर देती है। निराला के सामने अपने भाग्य अंक को खंडित करने का इससे बेहतर कोई उपाय नहीं था। निराला अपने शोक गीत सरोज स्मृति में सामाजिक जीवन के यथार्थ का भी चित्र अंकित करते हैं। मतलब इस कविता के ज़रिए अपनी वैयक्तिक ज़िंदगी जो होती है उसका भी चित्रण मिलता है, और अपनी बेटी का जो सरोज जो है उसका भी चित्रण मिलता है। उसके साथ साथ सामाजिक जीवन की यथार्थ स्थिति किस प्रकार की होती है उसका भी इस कविता के ज़रिए वे चित्रण करते हैं। उस समय का कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज के रीति रिवाज, मतलब सामाजिक जो स्थितियाँ किस प्रकार की होती हैं या आचार विचार किस प्रकार के होते हैं उसका भी यहाँ पर उल्लेख करते हैं। जैसे कि उस समय का कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज के रीति रिवाज, विवाह संबंधी लेन देन, विवाह की प्रणाली, विद्रोही व्यक्ति के प्रति उनका रवैया आदि अनेक बातें इस कविता में प्रत्यक्ष रूप में अभिव्यक्त है। यह कविता सिर्फ कवि की व्यक्तिगत जीवन की सीमा में नहीं बंधती, मतलब वैयक्तिक जीवन की जो घटनाएं हैं सिर्फ उनसे ही वह सीमित नहीं होती। यह कविता सिर्फ सामाजिक दशाओं को भी प्रतिबिंबित करता है। सरोज स्मृति में कवि का व्यक्तित्व उभर कर आया है। निराला का कान्यकुब्ज समाज उस समय दहेज जैसी कई तरह की बुराइयों, रूढ़ियों और सड़ी गली मान्यताओं से ग्रस्त रहता है। कवि ने नितांत व्यक्तिगत जीवन प्रसंगों को उठाकर भी वस्तु पर तटस्थता द्वारा इसे कलात्मक रचना बना देते हैं। सरोज स्मृति में महाकाव्यात्मक लक्षण विद्यमान है। इस शोक गीत में चित्रित घटनाओं में एक क्रम है, एक संगीत है। मतलब यह शोक गीत है, अपनी बेटी की मृत्यु के उपरांत जो शोक उनके मन में उत्पन्न होता है उससे संबंधित गीत है। फिर भी ये एक काव्यात्मक लक्षण के द्वारा इसका अंकन करते हैं। यह कविता निराला की समुन्नत काव्य साधना का प्रमाण है। निराला जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि जो माने जाते हैं उनकी यह एक बहुचर्चित रचना है सरोज स्मृति।
सरोज स्मृति में संरचनागत कसावट की भित्ति पर कवि ने वैयक्तिक व्यथा को जीवन स्थितियों की सापेक्षता में अभिव्यक्ति दी है। इस प्रकार शोक गीत नामांकित इस कविता में जीवन के संघर्ष से छनकर आई हुई साहस, विद्रोह, वात्सल्य, अवसाद, ग्लानि की मिलीजुली अनुभूतियाँ चित्रित है। निराला कविता के अंत में निपट पिता की भूमिका में दिखते हैं। कविता के अंत में वह एक पिता, भूमिका माने पात्र, पिता के पात्र में दिखते हैं। जिस पुत्री के प्रति निराला के हृदय में अगाध स्नेह एवं वात्सल्य रहा हो, उसका असमय निधन, असमय माने सिर्फ 18 साल में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो यह असमय निधन होता है। इस असमय निधन से निराला के लिए असह्य आघात उत्पन्न होता है। इसमें आश्चर्य नहीं। जिस कवि ने अपने हाथों से मातृहीना सरोज की, क्योंकि उसकी माँ नहीं होती है, मातृहीन बेटी का पालन पोषण करने के बाद मातृहीना सरोज की पुष्प सेज सजाई, शादी करते हैं। शादी करने के बाद उसे ही उसकी चिता सजानी पड़ी। मतलब पुष्प सेज सजाई, सेज माने तो पलंग जो कहते हैं, पलंग, पुष्प से युक्त पलंग सजाने के बाद उसी बेटी की उन्हें चिता सजाने पड़ते हैं। भाग्य की इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। भाग्य माने नसीब जो कहते हैं। इसीलिए कवि का व्यक्तिगत दुख कविता के इस अंश में स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आता है। निराला अपनी पुत्री सरोज को अपने गत कर्मों का अर्पण कर तर्पण करते हैं। अंत में इस कविता के जरिए ये कहते हैं, कन्या गत कर्मों का अर्पण कर कर्ता में तर्पण। निराला कह सकते हैं कि सरोज स्मृति का अंत एक रचना का अंत नहीं था। निराला कहते हैं कि सरोज स्मृति का अंत एक रचना का अंत नहीं था। कवि इस रचना में अपनी शोकानुभूति के साथ साथ समाज की विद्रूपताओं के यथार्थ रूप में सामने लाते हैं। समाज के यथार्थ रूप जो होते हैं, समाज की यथार्थ विद्रूपताएं जो होती हैं, उनका वे यहाँ पर सटीक चित्रण करते हैं। श्रृंगार के आंशिक चित्रों के बावजूद शोक की गहरी अनुभूति ने इस कविता में करुणा रस के साथ साथ हास्य, श्रृंगार एवं वात्सल्य का सुंदर प्रयोग मिलता है। केवल दुख ही जीवन की कथा रही, इससे यह ज्ञात होता है निराला की जिंदगी कितनी दुखदाई थी। अतः वे कहते हैं केवल दुख ही जीवन की कतार ही, कहकर कवि ने पूरी करुणा इस पंक्ति में उंडेल दी है। कवि हृदय के सहज उद्गार ही शब्द बनकर निकले हैं। साथ ही निराला कविता के मुख्य भाव के संयोजन के लिए पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग करते हैं। उपमा, रूपक आदि अलंकारों से युक्त बिंब का चित्रण कर कवि इस कविता में विराटत्व की सर्जना करते हैं। सरोज स्मृति में विभिन्न भावों का समायोजन की विविधता और बहुलता है। कथ्य और शिल्प की दृष्टि में सरोज स्मृति अनुपम है। अनुपम मतलब जिसकी उपमा नहीं की जाती। तो छात्र मित्रों, इस प्रकार सरोज स्मृति कविता के संबंध में जो मुख्य जानकारी जो है आपके सामने इस वीडियो में प्रस्तुत की गई है। अगले क्लास में हम विस्तार से सरोज स्मृति कविता को पढ़ेंगे। धन्यवाद।